बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन कराम, अगर आपने हमारे पेजेस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के प्रेस क्लब लाइव जो कि काफ़ी एक गैप के बाद हम करने जा रहे हैं, इसमें हम इस दौरान में कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में उस पर भी बात करें, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो है वो इस वक्त मुल्क का माशी बहरान और सियासी बहरान जो है उस पर बात करेंगे। माशी बहरान की अगर बात की जाए तो इस वक्त शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 सालों में या 76 सालों में इस तरह का कभी माशी बहरान नहीं आया जिस तरह का इस वक्त आया। करप्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान अपने क़याम से लेकर आज तक सबसे टॉप रैंकिंग करप्शन के रेट्स पे आ गया है। इसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तानी मईशत की, इस वक्त पाकिस्तानी मईशत जो है दिवालियापन के करीब पहुंच चुकी है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो जून तक 22 अरब डॉलर से बढ़ जाएगा, जबकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी हमारा इतना है कि हमारे लिए मईशत को चलाना या मईशत को ज़िंदा रखना वो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब और उनके 9 रतन जो हैं, जो कि सारे के सारे मास्टर पीस हैं, हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। झूठ बोलने में भी और झूठ बोलने के साथ साथ जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं उसमें भी मास्टर पीस है। तो उनका क्या हवाला है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, प्रेस क्लब लाइव में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का माशी बहरान अगर इसको देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि बड़े दावों के साथ, बड़े वादों के साथ, बड़े हौसले और जोश जज्बे के साथ आई थी कि वो पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करेगी, पाकिस्तान की मईशत को चंद दिनों में ठीक कर देगी। लेकिन वो चंद दिनों से बढ़ते बढ़ते इस वक्त तकरीबन चौथा साल शुरू होने वाला है, चौथा साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी मईशत की हालत दगरगू है। एक तरफ जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो 22 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के साथ मुल्क की तारीख में पहली बार इतनी मुस्तनद मईशत के साथ हुकूमत मिली, जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज 56,000 पर थी। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये रही कि वज़ीर आज़म के तमाम दावे वादे और उनकी माशी टीम ठुस कर गई। लेकिन वज़ीर आज़म के पास जो सबसे अहम चीज़ थी वो उनके तर्जुमान और उनके मावनीन, जो कि झूठ बोलने में अपना ही एक खासा रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर अगर बात की जाए शहजाद अकबर की, तो शहजाद अकबर ने जो झूठ बोले उनका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को बरतानवी अदालतों में भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार है, और इस माशी बहरान में जो सबसे अहम चीज़ है वो है इस वक्त ट्रेड डेफिसिट, जो कि गुज़श्ता साल अगस्त तक बराबर चल रहा था। लेकिन अगस्त से लेके अब तक की सूरत हाल ये है कि जून में यही हमारा ट्रेड डेफिसिट 22 अरब डॉलर तक चला जाएगा। हो सकता है हमारे पास आइंदा 1-2 माह के बाद एलसी के लिए या आलमी जो बिल होंगे उन बिलों की अदायगी के लिए हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो ना हो। लेकिन उसके बावजूद हमारे हुक्मरान और हमारे हुक्मरानों की माशी टीम जो है वो अभी भी लगी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की इस वक्त ताजर बरादरी गुज़श्ता एक हफ्ते से कोई कारोबार नहीं कर रही, जिसकी वजह से कारोबारी हुकूमती गलत पॉलिसियों के नतीजे में जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उसके नतीजे में कारोबारी नुकसान जो है वो तकरीबन कोई 50 अरब से 100 अरब तक चला गया। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारे वज़ीर ख़जाना जो अपना बैंक नहीं चला सके, तो इस वक्त मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। इस वक्त मईशत जो है अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बुरी हालात में से गुजर रही है। अब एक और चीज़ आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था, जो लास्ट दौर था, उसमें पीपल्स पार्टी तकरीबन सालाना 2000 अरब जो है वो कर्जे लेती रही है। मौजूदा हुकूमत का एक दावा ये है कि उन्हें जब इक़्तिदार मिला तो उन्हें माजी की हुकूमतों के कर्जे अदा करने पड़े, और वो कर्जे कहाँ अदा किए गए, कैसे अदा किए गए, ये इसका अभी तक आज तक इन 4 सालों में 3.5 सालों में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला कि कहाँ पर कौन से कर्जे अदा किए गए। फिर नून लीग की बारी आती है तो नून लीग जो है 3000 अरब तक सालाना कर्जे लेती रही है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े दावों के साथ 4,500 से लेके 5,000 अरब कर्जे सालाना लेती रही। लेकिन नून लीग को क्रेडिट एक जाता है कि नून लीग के दौर में बड़े प्रोजेक्ट्स लगे, जिसमें
चाइना के साथ सी पैक और सी पैक के थ्रू जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो लगे, और उसके अलावा सड़कों का एक जाल बिछाए गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं सड़कों पर नई तख्तियां लगाकर अपने नाम क्रेडिट लेने के लिए वो दावे और करती रही, लेकिन उन नाकाम दावों का नतीजा ये निकला कि अब अवाम पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर गवादर तक, लोग हुकूमत को जो है जिस अंदाज में याद कर रहे हैं वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह कभी किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हो। लेकिन इमरान खान साहब का दावा है और साथ में उनकी धमकियां भी हैं, जहां वो एक तरफ अपने जो लोग उसको इक़्तिदार में लाए थे उनको ही धमकियां देते हुए दिखाई देते हैं कि अगर मैं बाहर गया तो मैं बहुत मुश्किलात पैदा कर दूंगा, बड़े मसाइल खड़ा कर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद शायद अभी पाकिस्तानी मईशत के साथ और खिलवाड़ करने का मौका दिया जा रहा है। और वो लोग जो कभी, जिनको शेख रशीद साहब कभी कहते थे कि फ़ौज अब सत्तू पी के सोई हुई, तो शायद वाकई माजी में तो शायद सत्तू नहीं पिए थे, लेकिन इस वक्त शायद फ़ौज ने सत्तू पी लिए। अब आते हैं मौजूदा हुकूमत के माशी जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने सबसे अहम काम जो किया है इस वक्त, जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने नवंबर में एक दावा किया था कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा माशी फलाही पैकेज जो दिया जा रहा है, वो फलाही पैकेजेस मौजूदा हुकूमत के उसी तरह के हैं जिस तरह सैलानी से लंगर खाने बनवा कर हुकूमत ने अपने क्रेडिट्स पर डाले हैं, उसी तरह का माशी पैकेज एक दिया गया है, जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हर फैमिली को माहाना 3,000 की खरीदारी पर 1,000 की बचत देने का फैसला किया था, 1,000 का रिलीफ देने का फैसला किया था। ये अरबों रुपए का रिलीफ, लेकिन उस रिलीफ का फायदा क्या हुआ, पाकिस्तानी अवाम को अभी तक क्या कोई फायदा मिला? ये अक्टूबर नवंबर की बात है जब वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया था, और अवाम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में तक अब तक इस मुल्क में गुर्बत और महंगाई की वजह से मर रहे हैं, लेकिन अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। 3,000 रुपए की जब आप खरीदारी करेंगे तो आपको 1,000 का रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो दिहाड़ीदार जो शाम को 200 रुपए की खरीदारी करके अपने घर का राशन और अपने घर चलाता है, उसको कैसे रिलीफ मिलेगा वो शायद हमें आज तक समझ नहीं। और दूसरी बड़ी एक और करप्शन, मौजूदा हुकूमत ने जो जब से आई थी, जो एक करप्शन के खात्मे के लिए आई थी, इसके दौर में करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं। आटे का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, बिजली का स्कैंडल हो, उसके बाद LNG का स्कैंडल हो, उसके अलावा इस वक्त जो सबसे बड़ा स्कैंडल है जो आवाम को सब्सिडी के आड़ में रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है जो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूँ। वो स्कैंडल ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स पर मशीनें रखवाई गई हैं जिनके ज़रिए उन अवाम की तस्दीक होगी और तस्दीक के बाद उनको रिलीफ मिलेगा, वो मशीन मैक्सिमम अगर उसको देखा जाए, उसमें एक टैबलेट है जो कि एक PC के ऊपर लगा हुआ है और फिटेड है, और उसके साथ एक PC है जो शायद मेरा ख्याल है मैक्सिमम उसकी जो इतलात के मुताबिक, हमें भी जो उसकी जो कंप्यूटर के माहिरीन हैं उनके मुताबिक, कि उसकी जो टोटल कास्ट है वो 35,000 से 40,000 या मैक्सिमम 50,000 लगा लेते हैं, लेकिन जो मुबैना तौर पर उसकी बिलिंग हुई है उस एक मशीन की वो 3.5 लाख से ज़ायद है। अब अगर 20,000 यूटिलिटी स्टोर्स पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और वो दुकानें जिनको मोहतरमा सानिया निश्तर साहबा उनके ज़रिए, दुकानों के ज़रिए आवाम को रिलीफ देने के लिए उन दुकानों को भी वो मशीनें प्रोवाइड करेंगी, तो अब सोच लें कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50,000 से 1 लाख मशीनें दी जाएंगी, और वो आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन इन मशीनें बनाने वालों को और मशीनें बनाने वालों से इस रिलीफ पैकेज देने वालों को ज़रूर रिलीफ मिलेगा, जो कि अरबों रुपए की करप्शन है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि नवाज शरीफ का जो एक मंसूबा था कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का, वो उसका क्रेडिट PTI की हुकूमत लेती है, लेकिन उसके बावजूद उसको अभी तक प्रॉपर वे में रन भी नहीं किया जा सकता। PTI की हुकूमत क्रेडिट लेती है, बिल्कुल लेना चाहिए उनको कि उनके दौर में ये कंप्लीट हुआ, लेकिन ये अगर मंसूबा 3.5 साल कराची के अवाम को जलील ना किया जाता, 3 साल ये 90% काम हो चुका था नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में, लेकिन अगर उसको मौजूदा हुकूमत चाहती तो ये उसको 2 से 3 माह में मुकम्मल कर सकती थी, लेकिन वो लटकाते लटकाते अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में एक क्रेडिट लेने के लिए मौजूदा हुकूमत ने ये काम किया है, और जिसके बाद यकीनी तौर पर कराची के अवाम को उसके रिलीफ तो मिला, लेकिन ये रिलीफ इस वक्त तक होना ये चाहिए था कि मौजूदा हुकूमत अगर कराची के अवाम को रिलीफ देना चाहती तो इस तरह के जितने भी रेड लाइन, ब्लू लाइन और दीगर मनसूबे थे, जो कुरंगी से टावर तक था, जो गुलशन हदीद से टावर तक था, जो गुलशन मेमार से टावर तक थे, उन सारे मनसूबों को कंप्लीट किया जाता और कराची के अवाम को एक रिलीफ पैकेज दिया जाता। दूसरी जानिब सिंध में गवर्नर राज की खबरें आ रही हैं। सिंध में
जो है मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कि एक ही हुकूमत है जिस पर PTI का इख्तियार नहीं है, लेकिन उस पर भी के ख़िलाफ़ भी ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी भोंडी हरकतें करके उसके ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। लेकिन शायद मौजूदा हुकूमत या PTI की मौजूदा हुकूमत जो है वो इस वक्त कराची में कोई रिलीफ देने की बजाय आवाम के लिए मुश्किलात और मसाइब पैदा करने में खासी दिलचस्पी रखती है। गवर्नर साहब भी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जो सुनने में ये इतलात ये भी हैं कि गवर्नर साहब भी कहते हैं ना, हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा की तरह, जो उनको गरीब आवाम को देने के लिए मोटरसाइकिलें मिली थी वो उन्होंने अपने मनपसंदीदा सहाफ़ियों में बांट दी। लेकिन उसके बावजूद हमने एक चीज़ ज़रूर देखी कि गवर्नर साहब और PTI की तमाम जो सूबाई अहदेदार हैं, एक बात बहुत धड़ल्ले से कर लेते हैं कि ये भाषण बहुत अच्छे दे लेते हैं, जिसको अलीम आदिल शेख कहते हैं कि जी वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छे भाषण देते हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल ही भाषणों पे रही है, लेकिन अभी तक शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि अवाम जो है अब तब्दीली, असल वाली तब्दीली चाहते हैं, और वो तब्दीली उस वक्त आएगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन और अपने तमाम तर फॉरेन फंडिंग केसेस और दीगर OGDCL केसेस और इस तरह के दीगर केसेस के ज़रिए इक़्तिदार से बाहर होगी, और फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी या जो भी इक़्तिदार में है, उसके लिए यकीनी तौर पर बहुत मुश्किलात और मसाइब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को शायद ज़ीरो से भी हम नीचे चले जाएंगे उस वक्त तक जब ये हुकूमत और हुक्मरान जो हैं इस मुल्क की जान छोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात कि इमरान खान साहब बड़े धड़ल्ले से अभी भी दावा करते हैं और अभी भी ये सोचते हैं, और शायद पाकिस्तान का वो 1 से 2% लोग अभी भी शायद उनके इन दावों को और इन वादों को शायद सच जानते हैं कि वो पाकिस्तान को बड़ा टेक ऑफ करवा दिया है, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर दिया, पाकिस्तान में रेमिटेंस बढ़ गए। लेकिन ये शायद रेमिटेंस जो हैं या पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत है जो कि कर्जे पर चल रही है, जो को इस वक्त पाकिस्तान के ज़रवायर जो हैं टोटली जो है वो कर्ज़ों पर हैं, तो उनका आलम ये होगा कि पाकिस्तानी मईशत के लिए वो ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। लेकिन इस वक्त जो समय सबसे अहम काम करना है वो ये है कि पाकिस्तान के माशी बहरानों का हल ढूंढना है। इस माशी बहरान के हल के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि इस शहर में, कराची में, जो खुसूसन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सुई गैस जो है इस वक्त कराची का एक बहुत बड़ा, कराची का पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया, सुई गैस और बिजली का। KPK में बिजली इस वक्त 8 से 12 घंटे तक जारी है सर्दियों के मौसम में, और इसी तरह दीगर शहरों की सूरत हाल है। लेकिन कराची में सुई गैस का बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो गया। कराची में क्लिफ्टन, डिफेंस और दीगर इलाकों के साथ साथ जो हाई राइज को कनेक्शंस दिए गए हैं वो, और उसके साथ साथ जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, खुसूसन एयरपोर्ट हो गया, शाह फैसल कॉलोनी हो गया, कुरंगी हो गया, औरंगी हो गया, नाज़माबाद हो गया, और दीगर इलाके जो है, पाक कॉलोनी हो गया, बल्दिया टाउन हो गया, यहाँ पर जो बिजली के बाद अब गैस की लोड शेडिंग जो इस साल शुरू हुई है वो शायद मुल्क की तारीख में इस तरह की कभी भी लोड शेडिंग नहीं हुई। लेकिन अवाम इस वक्त तंग है, अवाम अपना खाना नहीं बना सकते, बच्चे टाइम पर स्कूलों पे नहीं जा सकते, नाश्ते नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत धड़ल्ले से हर चीज़ को, हर दावे को गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल रही है। इमरान खान साहब 3.5 साल के बाद भी अगर करप्शन के राग अलाप रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जी सिर्फ इल्ज़ामात लगा कर पाकिस्तान में हुकूमत की जा सकती है, तो ये शायद हमारे लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी बाइस शर्म होगा, क्योंकि अब उनको अपना जो डिलीवर किया हुआ काम है वो दिखाना है आवाम को। क्योंकि अगले 1 से 1.5 साल में अगर वो इक़्तिदार में रहते हैं तो हो सकता है, इतलात ये भी हैं कि हो सकता है वो जल्द रुखसत भी हो जाए, लेकिन अगर वो इक़्तिदार में रहते हैं तो उनके पास आवाम को डिलीवर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जिसका नतीजा शायद ये निकलेगा कि इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो शायद अगले मैच में पूरी की पूरी टीम ग्राउंड से बाहर हो। क्योंकि हो सकता है कि ये अवाम, कहा जाता है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए उनको लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि कंटोनमेंट इलेक्शन में जिस बुरी तरह शिकस्त हुई है उसके बाद उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब, KPK और इवन जो उनकी 8 से 9 साला इक़्तिदार का इलाका KPK है, सूबा है, वहाँ पर भी उनको बल्दियाती इलेक्शन के लिए लोग नहीं मिल रहे। तो जिसकी वजह से PTI को बड़े मुश्किलात और का सामना है, और ये मुश्किलात कब तक जारी रहेंगी इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब अब खुद
کھلے عام وزیر اعظم ہونے کے باوجود جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، جس کا نتیجہ شاید یہ نکل رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ مایوسی کی حالت میں ہیں اور بہت زیادہ اس وقت جس ذہنی تناؤ کے حالات سے گزر رہے ہیں، تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ان کا کابینہ کے اجلاسوں کے دوران اپنے ہی وزراء کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو کہتے ہیں نا خبریں باہر نکل رہی ہیں، اور ان خبروں کا نتیجہ شاید یہ نکل رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کافی ڈس ہارٹڈ ہیں، اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ چائنا کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہ مدد کے لیے جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ شاید ہو سکتا ہے کہ واپسی پر اقتدار میں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جاتے ہوئے ایک کریڈٹ دلوائیں گے عوام سے اور عوام کے بعد بھی کہ وہ انہوں نے چائنا کے ساتھ ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی اور پاکستان کو ترقی کی جانب لے کے چلے۔ لیکن یہ سارے معاشی بحران اور یہ سارے مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی، اس ملک کے عوام کو جو اس وقت سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم سالانہ 3 سے 4 ہزار ارب کی جو ہے وہ سبسڈی چاہیے۔ اس سبسڈی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غربت اور مہنگائی جب کم ہوگی تو عوام کے مسائل کم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر اتنی بڑی سبسڈی نہیں دی جا سکتی تو منیمم جو ہے 400 ارب تک کی ہمیں سبسڈی کی ضرورت ہے، جو شاید موجودہ حکومت اور ان کے معاشی جو ماہرین ہیں وہ شاید نہ دے سکیں۔ جو لوگ اس طرح کی معاشی جو پیکیجز دے سکتے ہیں، جو اس ملک کے وسائل کو پراپر وے میں استعمال کرتے ہوئے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو آگے لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ملک اور ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو پریس کلب لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔